हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की, जो कि अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम का डे 20 है। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, इतिहास के लिए हम किस प्रकार से रणनीति करने वाले हैं और इतिहास को किस प्रकार मजबूत करेंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। जीएस में इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका, और इसको आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। देखो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, उत्तराखंड के लिए मैं बिनसर ईयर बुक की सीरीज़ लेके आया हूँ, इसको भी आप देखना। करंट अफेयर महत्वपूर्ण सीरीज है, करंट अफेयर भी आप देखना। जैसे मैंने यहाँ पर देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूछे जाने वाले क्वेश्चन बता रखे हैं। उसके बाद भारत का यहाँ पर देखो अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम, इसको तो हम कर ही रहे हैं। ये भी आपने देखनी है, जो कि है हिंदी में लगभग मैंने 28 क्लास आपको दे दी हैं। हिंदी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, जो कि जीआर क्लास में आपको कराई जा रही है। बिल्कुल बेसिक तरीके से हिंदी को कराया जा रहा है आपके लिए। 15 से ज़्यादा नंबर किस प्रकार आप हिंदी में लाएं, इसको मैंने ध्यान में रखते हुए सारी क्लास आपको दे रखी हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर देखना। उसके बाद आप देख सकते हैं उत्तराखंड का पर्यटन, कंप्यूटर, जिसकी मैं बात कर रहा था कल कि कंप्यूटर में आप किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की 5 से 6 क्लास हैं, आप इनको देखना। रीजनिंग देखो भाई 19 क्लास हैं, 19 क्लास आप इनको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा यहाँ पर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद पेपर हल भी मैंने करा रखे हैं, कुछ पेपर हल भी आप देख सकते हैं। और विश्व का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहें तो विश्व का इतिहास भी पढ़ें। एक आध प्रश्न विश्व के इतिहास से भी आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर में आपको लड़ाई लड़नी है, और इसलिए आप इनको ज़रूर देखना भाई। और अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो यार इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग शॉर्ट्स वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम में भी। तो शॉर्ट्स के माध्यम से देखो मैंने कितनी शॉर्ट्स बना रखे हैं, जो कि आपके जैसे कि यहाँ पर देख लो जयशंकर प्रसाद जी हैं, रस खान हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, मंगलेश डबराल जी हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण इनकी रचनाओं को मात्र 30 सेकंड में 1 मिनट के अंदर कराने की कोशिश कर रखी है। आप लोग देखना, चाहे आप इंस्टाग्राम पर हो या फिर यूट्यूब पर हो, कहीं से भी आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मेरे को वहाँ पर लिंक दे रखा है मैंने, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना, वहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। 30 सेकंड में आप कर सकते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है यार। चलिए जैसे कि हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। देखो ये आज हमारी पहली क्लास है इतिहास की, तो इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना अच्छे तरीके से और इसको समझने की कोशिश करना। इसमें हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके बाद हम करेंगे वैदिक सभ्यता की, फिर आता है आपका उत्तर वैदिक सभ्यता। आप इनका क्रम भी ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है हमारे इतिहास में। उसके बाद हम वैदिक काल में आ जाते हैं, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में। फिर हम चलते हैं महाजनपदों में, 16 महाजनपद हम पढ़ेंगे, जैसे कि मगध वाला है, पाटलिपुत्र, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पर। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपका आ जाता है, और जैन धर्म बौद्ध धर्म में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको भी देखेंगे। उसके बाद मौर्य काल, मौर्य के बाद उत्तर मौर्य काल, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। अशोक देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे, बिंदुसार देखेंगे, बिंबिसार देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम भाई यहाँ पर से। उसके बाद हम चलेंगे गुप्त साम्राज्य की ओर, गुप्त के बाद उत्तर गुप्त में चलेंगे, और फिर अरब और तुर्की आक्रमण। इस प्रकार हम अपने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम मध्यकाल में चलेंगे, उसको हम जब करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो चलो शुरू करते हैं। फिर अगर हम बात करें किसी भी इतिहास को, किसी भी देश के इतिहास को अगर हमने जानना है तो हमें उसके स्रोत से पता चलेगा। अगर हम बात करें आपके अभी से लेके 10 साल पुरानी बात, अगर हम 2000 की बात करें, वर्ष 2000 की बात, 2000 का हमें कुछ भी चाहिए, अगर हमको 2000 की जानकारी चाहिए तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हम गूगल में सर्च करेंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आज से 2000 साल पहले, आज से पहले अगर हम 2000 साल पहले की बात करें और 3000 साल पहले की बात करें, तो 3000 साल पहले का इतिहास हमको गूगल में तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हम इसको खंगालने की कोशिश करें
तो इनके जो स्रोत हैं वो क्या हैं उनको देखते हैं आप। देखो स्रोत में सबसे पहले आता है धर्म ग्रंथ, हम ग्रंथों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ की, तो यहाँ से इनके स्रोत हैं। विदेशी विवरण हम देखेंगे, जो भी इतिहास में विदेशी लोग आए हैं उनके समय में जो लेखक आए थे, इतिहासकार आए थे, उन्होंने भी यहाँ के बारे में लिखा है, तो हम वहाँ से भी हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत भी हमारे लिए बहुत कामगार सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो पुरातात्विक स्रोत है जैसे कि गुफाएं होगी, शैल चित्र हो गया, मृत भांड होगी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि पुरातात्विक स्रोतों में हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं काल के बारे में बात। हम इतिहास को 3 कालों में विभाजित करते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला काल है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना। ऐसा काल जहां पर हमको इतिहास को जानने के लिए लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों हैं। सॉरी, लिखित साक्ष्य नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य हैं। यहाँ पर हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, यानी कि उस समय की जानकारी हमको सिर्फ पुरातात्विक चीज़ों से मिल रही है, उसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अगर हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो इस समय की जानकारी हमें वहाँ के लिखित साक्ष्यों से भी मिलती है और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिलती है, लेकिन ये जो लिखित साक्ष्य हैं उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, जो इतिहासकार हैं उनकी लिपि से अवगत नहीं हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड में, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे को देवनागरी लिपि आती है, यानी कि मैं हिंदी पढ़ सकता हूं, मुझे देवनागरी लिपि आती है, लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती। तो मेरे उर्दू अभी प्रचलन में तो है, उर्दू का ज्ञान तो है, लेकिन उर्दू मेरे को पढ़ी लिखी नहीं जा सकते मेरे से, तो इसलिए मेरे लिए उर्दू क्या है एक जिसका मेरे को ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार आदि ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी, लेकिन लिपि का उस समय पढ़ा नहीं जाना, ये उस समय की यहाँ पर है बात। इस समय हमको ज़्यादातर जो चीज़ें मिलती हैं वो पुरातात्विक चीज़ों से मिलती है, इनको हम देखेंगे। अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस समय हमको लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत मिलते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो पीडीएफ है उसमें आपको ज़्यादा कंटेंट एक ही क्लास में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊँगा तो इतिहास एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि बोर्ड में अगर मैं पढ़ाने बैठूँगा तो एक जो मैं पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा तो 2 क्लास लग जाएंगी। तो इसलिए मैं पीडीएफ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सजेस्ट करना, आप लोगों को ये पीडीएफ के माध्यम से ज़्यादा समझ में आ रहा है या फिर बोर्ड में। तो अगर आप बोर्ड सजेस्ट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं नेक्स्ट क्लास से बोर्ड में ही समझाऊंगा, बट आप आज एक दिन देख लो कि आपको पीडीएफ के माध्यम से कैसा लगता है। पीडीएफ को बाकायदा मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे कि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा। तो पीडीएफ को आप क्या करेंगे, बाद में रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सीधे आप पीडीएफ देखोगे तो आप मैंने अगर आपको समझा दिया उसके बाद पीडीएफ देखोगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। अभी हमने आदि ऐतिहासिक काल पढ़ लिया कि आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, लिपि का नहीं पढ़ा जाना। वहाँ की लिपि जो है उससे हम अनभिज्ञ हैं। लिपि तो थी लेकिन वहाँ की लिपि का ज्ञान हमें नहीं है। ये था सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन इसकी जो लिपि है उसकी जानकारी हमको 1853 में मिलती है, और ये लिपि का जो तरीका है उसको गोमूत्रिका कहते हैं। गोमूत्रिका कहते हैं या फिर बाउस्ट्रोफेंडम कहा जाता है। तो आपसे ये गोमूत्रिका बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसका किस प्रकार का तरीका है, तो ये गोमूत्रिका तरीका है। देखो ये होता क्या है इसको समझ लो। जैसे अगर मैं अभी बात करूं अपनी देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि में मैंने ये सारी चीज़ें देवनागरी लिपि में ही लिखी है, हिंदी में लिखी है। तो हम कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर से, अगर हम पहले बाएं से दाएं की ओर इस प्रकार जाते हैं, फिर हम बाएं पर आ जाते हैं, इस प्रकार दाईं ओर जाते हैं, फिर हम बाएं पर आ जाते हैं तीसरी लाइन पर, फिर इस प्रकार आ जाते हैं। लेकिन अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसकी बात करें तो ये किस प्रकार की है। देखो पहले ये दाएं से बाएं की ओर आएंगे, दाएं से बाएं की ओर आएंगे, फिर नीचे को आएंगे तो फिर बाएं से दाएं इस प्रकार, फिर दाएं से बाएं इस प्रकार,
तो ये कैसे पढ़ेंगे, देखो जैसे मैंने ये लिखा है तो इसी चीज़ को कैसे पढ़ेंगे ये लोग, जाना, पढ़ा, पढ़ा, न, का, लिपि, सभ्यता, कालीन, ऐतिहासिक, आद्य लिपि, 1853 में जानकारी। इस प्रकार से ये लोग अपनी लिपि को पढ़ेंगे। तो ये हमको थोड़ी बहुत इनकी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। और इनकी जो लिपि है उसमें सर्वाधिक मात्रा में यू आकार के चिन्ह मिलते हैं। जो अंग्रेजी का यू होता है उस आकार के चिन्ह इनकी लिपि में देखने को मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है और पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य नाम क्या क्या हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या हैं, देखो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, हमको स्थल तो और भी मिल रखे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, चुन्होदड़ो है, लोथल है, और भी तो स्थल हैं, लेकिन हम इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले खोज हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हुई थी तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इस समय भारत में सर्वप्रथम नगरों का विकास हुआ था। हम देखेंगे अभी जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है, ये नगर हैं यहाँ के। तो नगर किस प्रकार से विकसित हुए, तो ये पहला समय है जिसमें नगरों का विकास हुआ था, इसलिए हम इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। अभी हम कुछ एक दो वीडियो के बाद हम जब बात करेंगे महाजनपद काल की, जिसमें हम मगध वगैरह पढ़ेंगे, तो उस समय हम बात करेंगे द्वितीय नगरीय क्रांति की। तो आप इसलिए इसको ध्यान में रखना कि अभी जो है ये प्रथम नगरीय क्रांति है, और जो कि सिंधु नदी घाटी के सहारे विकसित हुई है। अगर हम द्वितीय नगरीय क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि गंगा यमुना वाली जो नदियाँ हैं वहाँ पर ये वाली चीज़ें विकसित होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब होता है कि इस समय कांसे का प्रयोग प्रचलन शुरू हो चुका था, कांसे का इन लोगों को ज्ञान था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। सरस्वती नदी के किनारे इसके स्थल देखने को मिले हमको, तो इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु के साथ साथ सरस्वती नदी होगी, चिनाब नदी होगी, इनके किनारे ये सभ्यता है जो विकसित हुई थी, इसी कारण इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इनको ध्यान में रखना। फिर इसके बाद हम बात करें इसके बारे में हम बात करें कालक्रम की, कि इसका कालक्रम कौन सा है। तो अगर हम बात करें कालक्रम से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए कि आप किस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये कालक्रम बताने की कोशिश कर रखी है। रेडियो कार्बन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम C24 नामक एक कार्बन का यौगिक का प्रयोग करते हैं, और इस विधि के द्वारा हम हजारों वर्ष पूर्व के जो अवशेष हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो रेडियो कार्बन विधि है, इसके द्वारा जो इतिहास का कालक्रम माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो माना गया है 2400 से 1700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है BC, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब है ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे 2400 साल पुरानी बात है। ये कब है? 2400 साल पुरानी। अब देखो ईसा मसीह का जन्म हुआ कितना साल हो गया है? 2000 साल ये हो गए हैं, और 2400 साल ये हो गए, तो लगभग 4000 साल पुरानी हम इतिहास को आज पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सोच सकते हैं कि यार हम कितनी पुरानी बात आज हम बात करेंगे, और उसके बारे में हम जानेंगे रोचक तथ्यों को। उसके बाद हम देख रहे हैं NCERT की जो किताब है इसमें क्या बात लिखी गई है। इसमें लिखा गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व की। तो देखो कालक्रम में बहुत मतभेद है इसमें। मैंने और भी कालक्रम नहीं लिखे हैं, 2-4 कालक्रम और थे जो कि अन्य विद्वानों ने दिए हैं। अर्नेस्ट मैके हो गए, दयाराम साहनी जी हो गए, इन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रखी है। बट हमको कालक्रम पे इतना फोकस नहीं करना है, ये इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा आगे पीछे हर इतिहासकार ने अपने कालक्रम अलग अलग निर्धारित कर रखे हैं। बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये एक जो एवरेज है, जो औसत कालक्रम है, वो 2600 से 1900 के बीच में है, जो कि आपकी NCERT की बुक में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इतिहास। अब हम देखते हैं थोड़ा और आगे की ओर, इतिहास में और आगे की ओर चलते हैं। देखो अब यहाँ से हमारा प्रॉपर शुरू हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता।
सबसे पहले अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। इसमें नगरों का विकास हुआ था। यहाँ के जो नगर थे उनका नगर नियोजन बहुत अच्छा था। अगर यहाँ पर घर हैं तो घर में हर एक सिस्टमेटिक ढंग से दरवाजे खुल रहे हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो चौड़ी हैं, राजपथ जिनको कहा जाता था। तो इस प्रकार यहाँ जो घर हैं वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है इनके घर के निर्माण में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका जो नगर है वो बहुत व्यवस्थित क्रम में है, इसलिए हम इसको नगरीय सभ्यता की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये पश्चिमोत्तर भारत की सभ्यता है। पश्चिमोत्तर भारत की सभ्यता है कहने का मतलब क्या है, इसको समझो इस मैप से। देखो मैंने यहाँ पर मैप समझाने की कोशिश कर रखी है। ये है हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में हम देखेंगे ये पश्चिम है और ये उत्तर। यहाँ पर उत्तर है और ये पश्चिम वाला क्षेत्र है। तो ये जो सभ्यता है ये पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिम उत्तर भारत में ज़्यादा विकसित हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि अभी हमने बात कही थी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु नदी कहाँ से बहती है? हमने भारत के भूगोल में पढ़ रखा है, तो आपको याद आ रहा होगा। इस प्रकार से यहाँ से मानसरोवर झील से इस प्रकार से होती हुई आती है सिंधु और पाकिस्तान में चले जाती है। इसी की जो चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलज नदी है और यहीं पर सरस्वती नदियां हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये जो नदियां हैं, ये इस प्रकार से यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में चले जाती है। और इसी के आसपास जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल हमको देखने को मिलते हैं। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपसे क्या पूछा जाता है, देखो कि इसका सबसे उत्तर में कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, पूरब में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। एक चीज़ आप गौर करो, ये एक त्रिभुज जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ये इनका क्षेत्र है ये एक त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है। ये पूरा कलरफुल मैं अगर करूँ इसको, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आकार किस प्रकार का था। तो ये एक त्रिभुजाकार इसका विस्तार था। देखो उत्तर में अगर हम देखेंगे, उत्तर में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में मादा नामक एक स्थान है। मादा, आपको ध्यान में रखना है, मांडा, मांडा या फिर मादा, ये जो है जम्मू कश्मीर में है। और ये किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। हमने पढ़ा था ना, चिनाब नदी याद आ रहा होगा आपको, जम्मू कश्मीर में होके बहती है। भारत की नदियों को अगर हमने भूगोल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1 घंटे 5 मिनट की क्लास ली थी मैंने, याद करो। तो चिनाब नदी में है क्या है? जम्मू कश्मीर में मादा। अगर हम बात करें दक्षिण में, सबसे नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर दक्षिण देख लो, मैप में देखो, मैप में तो दक्षिण कहाँ पर है? नीचे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक स्थल है दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद। और ये किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी। हमने पढ़ा था ना यार, गोदावरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करो भूगोल से। तो भूगोल में हमने ये नदियाँ पढ़ी थी, तो आपको डेफिनेटली पता चल रहा होगा कि महाराष्ट्र में इस प्रकार से यहाँ से गोदावरी नदी होकर बहती है और आंध्र प्रदेश में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दायमाबाद है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अब हम चलते हैं पूरब की ओर। देखो ये है पूरब, यहाँ पर है यूपी। अगर आप मैप में देखेंगे, मैंने मैप आपको उत्तराखंड भारत का मैप आपको दिखाया था भारत के भूगोल में, तो मैप भी हमने अच्छे तरीके से देखा है। यूपी कहाँ पर है? ये है यूपी में। यहाँ पर क्या है? यूपी में है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर, जो कि पूर्व का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस मैप को आप ध्यान में रखो भाई। इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस पर कि आपको इस मैप को ध्यान में रखना है, इन नदियों को ध्यान में रखना है। उत्तर का कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण का कौन सा क्षेत्र है, पूर्व का कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है, रट लेना, आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। पश्चिम में देखो, पश्चिम यहाँ पर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में कौन सा क्षेत्र? बलूचिस्तान वाला क्षेत्र। पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला क्षेत्र में कौन सा है? सूतका गैंडोर। क्या है इसका नाम? सूतका गैंडोर। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं इसके, देखो अब हम बात करेंगे किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का अगर हमको इतिहास पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, तो हम वहाँ की क्या क्या चीज़ें देखेंगे। अगर हम अपने भारत के वर्तमान में देखें तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। उत्तराखंड की अगर हम बात करें,
उत्तराखंड के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो उत्तराखंड के बारे में आप क्या क्या चीज़ें बताओगे? यहाँ की संस्कृति के बारे में बताओगे उत्तराखंड के भूगोल के बारे में बताओगे, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में बताओगे, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती है, उत्तराखंड के आप पॉलिटी के बारे में बताओगे, यहाँ की राजनीति कैसे चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमको किसी भी क्षेत्र के इतिहास को बताती है। तो इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता में इन्हीं क्षेत्रों को अब चलेंगे। अब सबसे पहला जो क्षेत्र है वह है इनका नगर नियोजन। जो इनका समाज है वो एक नगरीकृत समाज है, हमने देखा था। तो नगर किस प्रकार के यहाँ हैं उनको हम देखेंगे। इनमें अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता में कुल जो स्थल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्थल हैं जिनकी खोज की गई है, लेकिन नगरों की संख्या कम से कम 6 से 7 जो हैं स्थल जिनको नगरों की संख्या दी गई है। इन 6 से 7 स्थलों से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहाँ के साक्ष्य पूछ लिए जाते हैं, इनकी खोज पूछ ली जाती है, किस नदी के किनारे हैं, किस राज्य में है ये। तो हम सारी चीज़ देखेंगे भाई आज इस वीडियो में। तो पहला स्थल हम देखते हैं। चलो हड़प्पा के बारे में हम बात करते हैं। पहला स्थल हड़प्पा है, पहला स्थल जो कि नगर नियोजन में हम पढ़ रहे हैं। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले ये स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये भारत में नहीं है हड़प्पा। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और जिला आपसे पूछ लिया जाएगा तो मांटगोमरी जिला या फिर साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे ज़्यादा ये जिला नहीं पूछा जाता वैसे अगर देखा जाए, लेकिन अगर एग्ज़ाम में टफ पेपर बना दे तो आप लोगों को उसके लिए भी रेडी रहना है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है पंजाब प्रांत, और दूसरा ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे है। तो ये रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान में रावी नदी, हमने देखा था ना कि रावी नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो रावी नदी के बाईं तट पर ये हड़प्पा स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। कब की थी? 1921। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में इसको, किसके निर्देशन में इसको खोजा गया? तो ये थे जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसको इस स्थल की खोज की गई थी। अब देखो यहाँ पर हड़प्पा से क्या पूछा जाता है। देखो हड़प्पा किस प्रकार से है, यहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं। देखो मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो 2 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से हैं। अगर कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। एक है पूर्वी टीला, एक है पश्चिमी टीला। जो ये पूर्वी टीला है यहाँ पर सब हड़प्पा के सभ्यता के अधिकतर जाति निवास करती थी, अधिकतर जनसंख्या यहीं पर निवास करती थी, जो कि एक आम जनता थी। जैसे कि आम जनता जो होती है वो यहाँ पर निवास करती थी पूर्वी टीले पर। लेकिन अगर हम पश्चिमी टीले की बात करेंगे, जिसको दुर्ग और गढ़ी के नाम से जाना जाता था, जो कि चार दीवारी यानी कि ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। देखो मैंने 2 बॉक्स बना रखे हैं। बाहर वाला बॉक्स क्या है कि इसके बाहर से रक्षा प्राचीर है, दीवारें लगी हैं, यानी कि ये दुर्ग बना रखा है। अब यहाँ पर कौन लोग रहेंगे? यहाँ पर लोग रहेंगे पुरोहित लोग, प्रशासनिक लोग, जो कि इस जो हड़प्पा है उसका प्रशासन संभालेंगे। जैसे कि अगर हम आज बात करें उत्तराखंड की ही, तो देहरादून है सचिवालय, वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास, ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी और जनसंख्या तो और जिलों में रहती है और क्षेत्रों में रहती है। इसी प्रकार इसको भी समझने की कोशिश करो, वर्तमान से भी कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका जो बाहर से है वो देखो यहाँ का जो इनके लिए रक्षा दी जाती थी, इनको सुरक्षित सिक्योरिटी दी जाती थी, इसलिए जो इनका किला होता था, दुर्ग होता था, वो 4 दीवारी से घिरा रहता था। लेकिन अगर हम आम जनता की बात करेंगे, इनका कोई भी बाहर से रक्षा प्राचीर नहीं है। अब अगर देखो इसमें यहाँ से साक्ष्य पूछ ले जाते हैं। साक्ष्यों पर अब एक नज़र डालते हैं। साक्ष्य में देखो सर्वाधिक मुहरों की अगर हम बात करें, क्योंकि उस समय व्यापार भी होता था, और आज हम देखते हैं व्यापार किससे होता है? व्यापार होता है मुद्रा से, रुपये से। अगर आप किसी को 10 रुपया दोगे तब वो आपको 10 रुपये की बिस्किट देगा। लेकिन उस समय क्या था? मुहरें चलती थी। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर विदेशों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो उस समय मुद्रा का प्रचलन था, मुहर का प्रचलन था। तो ये जो मुहरें होती थी इन पर अंकन किया जाता था। और अगर आपसे यही पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेखी मुहरें कहाँ से प्राप्त हो रखी हैं, तो आप बोलोगे हड़प्पा से हो रखी हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। इसके अलावा
यहाँ पर इस मुहर में एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, मतलब एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है इस पर। जैसे आज की मुद्रा में हम देखते हैं महात्मा गांधी जी की फोटो है, उस समय यहाँ पर क्या था उनकी मुद्राओं में, उसकी मुहर में, उनकी मुहर में था एक सींग वाला बैल, एक श्रृंगी पशु। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं, देखो मुद्राओं में कहीं पर आपको हमारे अगर भारत की अगर अभी की मुद्रा देखें तो इसमें कहीं पर आपको सांची का स्तूप दिख जाता है, कहीं पर लाल किला दिख जाता है। इसी प्रकार उस समय भी अलग अलग प्रकार के मुहरें थी, उनमें अलग अलग प्रकार के अभिलेख किया जाता था। एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। तो यह है हड़प्पा की मुहरों से। उसके बाद देखो तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से प्राप्त हो रखी है, तांबे की इक्का गाड़ी। और उसके बाद R37 नामक लकड़ी की कब्र मिल रखी है। R37 नामक, देखो आज अगर हम बात करें कोई भी कब्र होती है तो उसमें उसका विवरण लिख दिया जाता है, उसका नाम लिख दिया जाता है, उसका पूरा इतिहास वहाँ पर थोड़ा बहुत लिख दिया जाता है कि ठीक है। वैसे ही उस समय जो कब्र हुआ करती थी उनकी कब्र पर R37 नाम का कोई एक कब्र होगी, उसका कोई पहचान होगा उस इंसान का या फिर जो भी होगा उस कब्र में, तो उसकी पहचान क्या है, R37 नाम से उसकी पहचान है। तो R37 नामक लकड़ी की कब्र मिल रखी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है हड़प्पा से। तो कमेंट करके जल्दी से बता दो यार आप लोगों को कैसी क्लास लग रही है। और हड़प्पा से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको सीरियसली पढ़ाई करना और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि रिवीजन ही है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाता है। रिवीजन आप नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी तो आप इस चीज़ को अगर रिवीजन नहीं करोगे एग्जाम तक तो ये चीज़ें आपको अगर आपने 100% अभी पढ़ रखा है तो ये वहाँ पर आपको 50% से भी कम याद रहेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, टाइम टू टाइम हर 2 से तीसरे दिन एक टॉपिक को रिवीजन करने की कोशिश करें। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखा ही नहीं देखी मुझे नहीं पता, बट आप लोग देखना एक बार, पूरा मोहनजोदड़ो आपको हड़प्पा सभ्यता समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से था। ऋतिक रोशन उसमें था, एक हीरोइन थी, हीरोइन का नाम मैं भूल गया हूँ अभी, मुझे नहीं पता। उस समय हम देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर ये मुहरें, जो मैं कह रहा हूँ ना कि व्यापार करने के लिए मुहरें इधर से उधर ले गए, तो ये सारी चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। किस प्रकार से दुर्ग में लोग रहते हैं, किस प्रकार से ग्रामीण आबादी वहाँ पर रहती है, और किस प्रकार वहाँ की क्या कहते हैं वहाँ की फसलें हैं, वो सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। और वहाँ का ये जो एक श्रृंगी बैल है वो भी वहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उस मूवी को अगर देखना चाहेंगे तो देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है ऋतिक रोशन की। मोहनजोदड़ो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। तो अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो पाकिस्तान में है भाई, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के कहाँ पर है, सिंध प्रांत, और लरकाना ज़िले पर है ये। सिंधु नदी के दाईं तट पर आपको ध्यान में रखना है मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता के 1 साल बाद यानी कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अब देखो यहाँ पर से एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि यार जो इनकी खोज करता है, इनके बहुत सारे नाम आपको लूसेंट में देखने को मिलेंगे। राखलदास बनर्जी के साथ 1-2 और लोग हैं, हर एक स्थल में आपको 1-1, 2-2 नाम जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में वो पूछा जाता है जिसने सर्वप्रथम खोज की थी। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में सबसे पहले की थी, इसके बाद और लोग आए थे। तो आप लोग पहले वाले व्यक्ति को ध्यान में रखोगे, ना कि बाद वालों को, क्योंकि बाद वालों से आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मोहनजोदड़ो है उसके उपनाम क्या है। उपनाम मतलब इसको किन किन नामों से जाना जाता है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है या फिर प्रेतों का टीला। यहाँ पर एक ही स्थान पर एक ही साथ बहुत सारे वो मिल रखे कंगाल। अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कि इनको जहाँ पर समाधि होती है या फिर जहाँ पर इंसान को दफनाया जाता है,
तो वो ऐसे ही छोड़ देते थे, दफनाते भी नहीं थे, जलाते भी नहीं थे, तो उनकी हड्डियां जो है एक ही स्थान पर मिली हैं। या फिर ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर युद्ध हुआ होगा, दो ग्रुप में, दो समूहों में, और किसी वहाँ पर क्या हुआ होगा, लोग मरे होंगे और मरने के बाद वहीं पर रहे होंगे, तो इसलिए वहाँ पर क्या बन गया, एक टीला टाइप का बन गया जो कि हड्डियों का टीला है, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मैंने कहा ना कि ये इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम लिखा नहीं गया है, तो इसलिए इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर अगर हड्डी होंगी तो वो क्या होगा, या तो लड़ाई की होगी, या फिर वहाँ पर उनको जलाया नहीं गया होगा, या फिर दफनाया नहीं गया होगा, एक ही स्थान पर उनको फेंक दिया होगा। तो इस प्रकार हम इनको अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको सिंधु का बाग भी कहा जाता है। एक व्यक्ति हैं स्टुअर्ट पिगड, इन्होंने क्या कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार आपसे पूछ लिया जाता है, स्टुअर्ट पिगड ने जुड़वा राजधानी किसको कहा रखा है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में हमको देखा था, एक है पश्चिमी, एक है पूर्वी। ये पूर्वी में देखो, अब देखो यहाँ पर मैंने सड़कें भी बनाने की कोशिश कर रखी है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर आयताकार चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करते थे। उसके बाद ये घर हुआ करते थे जो कि व्यवस्थित क्रम में थे। इन सड़कों को राजपथ कहा जाता था। आपसे पूछ लिया जाएगा इन सड़कों को क्या कहा जाता है, तो राजपथ कहा जाता है। यहाँ पर मैंने नर्तकी की मूर्ति बना रखी है और मुहर बना रखी है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो, जहाँ पर पुरोहित लोग रहते हैं, जहाँ पर पुरोहित लोग रहते थे जो कि पश्चिमी टीला है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रखी हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रखी हैं। एक तो विशाल स्नानागार, जब आप मूवी देखोगे ना वो ऋतिक रोशन वाली, उसमें हीरोइन जो है वो इसी स्नानागार में नहाती है, तो इससे ये पता चलता है कि वो बहुत गहरा स्नानागार था और सीढ़ियाँ चढ़ के उसमें नीचे जाया जाता था, तो एक बहुत बड़ा था, तो इसलिए इसको बृहद स्नानागार की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, जो कि सिर्फ मोहनजोदड़ो में प्राप्त हो रखा है, और जगह हुआ भी होगा तो छोटा हुआ होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा था। यहाँ पर सभा भवन मिल रखा है। बृहद अन्नागार, अन्नागार मतलब सबसे बड़ी भवन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी मंजिल आपको बृहद अन्नागार की मिलेगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बृहद अन्नागार का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अनाज को संरक्षित किया जाता है। जैसे आज हम देखते हैं कि कोल्ड स्टोर होते हैं जहां पर सरकार गोदाम बना के अनाज को इकट्ठा करती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक व्यवस्था हो सकती थी। हम ऐसा मान सकते हैं कि इस अन्नागार में उस समय जो धान, गेहूँ, जौ हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, जो कि पुरोहित लोग करते थे, और उसके बाद यहाँ पर अन्य जनता को दिया जाता था। महाविद्यालय भी यहाँ पर हमको प्राप्त हो रखा है, तो यानी कि शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर हुई होगी, ऐसा भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, मुहरों से क्वेश्चन बन जाता है। तो साक्ष्य देखो, सर्वाधिक बेलनाकार मुहरें कहाँ से प्राप्त हो रखी हैं, तो ये हो रखी हैं मोहनजोदड़ो से। अभी इससे पहले हड़प्पा में मुहरों से हमने देखा था, क्या पढ़ा था वहाँ पर सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरें थी। आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लिख रखा है बेलनाकार मुहरें। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वो किस आकार की थी, तो सर्वाधिक मात्रा में बेलनाकार थी। वैसे आयताकार भी थी, वर्गाकार भी थी, लेकिन सर्वाधिक बेलनाकार थी, जो कि 1200 बेलनाकार मुहरें यहाँ पर से प्राप्त हो रखी हैं, और ये सेल खड़ी से निर्मित हैं। इसके अलावा अभी जो मैंने नर्तकी की मूर्ति आपको दिखाई थी ऊपर चित्र में, वो क्या है, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जो कि नग्न अवस्था में है, और ये किस प्रजाति की है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। अभी हम इनको देखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति क्या है, लेकिन अभी आप इतना ध्यान में रखो कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की थी। इसके अलावा यहाँ पर 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। पशुपतिनाथ यानी कि ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाएगा किसकी पूजा करते थे ये लोग, पशुपतिनाथ की। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि 3 पत्या शॉल ओढ़े योग मुद्रा में
योगी की मुद्रा हमको, योगी का साक्ष्य कहाँ से मिल रखा है, तो ये भी यहाँ पर से मिल रखा है। इसकी एक दाढ़ी है और मूछ नहीं है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो 3 पत्तियाँ शॉल ओढ़े योगी की मूर्ति आप मोहनजोदड़ो करके सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगी। उसमें दाढ़ी है उसने, लेकिन मूछें नहीं है, और उसने एक शॉल ओढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन उसका सिर्फ जो कमर है, कमर से ऊपर का ही भाग है, नीचे का भाग नहीं है, ये भी आप देखना। अब हम बात करते हैं लोथल की। लोथल भी एक महत्वपूर्ण है भाई आपके लिए स्थल, और ये कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो, इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी गई है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो ये स्थान है भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में, और नदी कौन सी है, भोगवा नदी। कौन सी नदी है, भोगवा नदी। खोज करता इसके कौन है, रंगनाथ राव, और 1954 में इसकी खोज की गई है। अब देखो गुजरात में है तो वहाँ पर गुजरात में क्या है, समुद्र है। गुजरात में क्या है, समुद्र है ना दोस्तों। कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पर खंबात की खाड़ी है, हमने भूगोल में पढ़ा था। तो जहाँ पर समुद्र होगा वहाँ पर से व्यापार करने के लिए क्या होगा, बंदरगाह होगा। तो यहाँ पर क्या है, बंदरगाह है, जिसको डॉक यार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो हाथी दांत का पैमाना मिल रखा है 16 के गुड़ज में। 16 के गुड़ज में मतलब जैसे आज हम देखते हैं जो बाट होते हैं, आप वहाँ पर जाते होंगे दुकान में, तो जो तुला होती है मापने वाली, उसमें आधा किलो का बाट होता है, फिर 1 किलो का बाट होता है, फिर 2 किलो का बाट होता है, 5 किलो का बाट होता है। लेकिन क्या कभी आपने 2.5 किलो का बाट या 3 किलो का बाट देखा, नहीं देखा ना। तो ऐसे ही वहाँ पर जो पैमाने होते थे वो हाथी दांत का पैमाना होता था, जो कि व्यापार के लिए यूज़ किया जाता था। और ये 16 के गुड़ज में होता था, यानी कि 16, फिर 32, 16 3 48, इस प्रकार से ये पैमाने का क्रम हुआ करता था। देखो यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य भी मिल रखे हैं, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि एक ही कब्र में स्त्री और पुरुषों को दफनाया गया है। तो सती प्रथा के साक्ष्य भी यहाँ पर मिल रखे हैं मोहनजोदड़ो लोथल में। इसके अलावा धान और बाजरे के साक्ष्य मिल रखे हैं। 2 मुंहों वाले राक्षस की मुहर भी मिल रखी है। अब यहाँ पर देखो, जो अभी हम बात कर रहे थे 2 टीले, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला, लेकिन लोथल में आप देखोगे कि दोनों के दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर से जोड़ दिया गया है। बाहर से 4 दीवारी दोनों टीलों की कर रखी है, जहाँ पर आम जनता भी रहती है, पुरोहित भी रहते हैं। ऐसा कहाँ पर है, ये लोथल में है। तो लोथल और सुरकोतड़ा और लोथल 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर क्या कर रखा है, दोनों टीले को रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास, जल्दी से कमेंट करके बता देना यार, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन भी उसको कहा जाता है। कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है। और ये नदी आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग नदी को याद करना यार। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, घग्गर नदी के किनारे। अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी खोज की थी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 टीले थे, दोनों टीलों को लोथल में क्या कर दिया है, एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, दोनों टीलों को अलग अलग रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ दिया जा सकता है। अगर आप पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो पटवारी लेखपाल में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा हाई लेवल का, लेकिन पटवारी लेखपाल में पूछ सकता है हाई लेवल। ये पुलिस कांस्टेबल में तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है, ये स्टार मार्क कर लो। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिल रखे हैं, तो ये यहीं से मिल रखे हैं, ठीक है। अग्निकुंड के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग यहाँ पर कर रखा है कालीबंगन में। मैंने कहा था ना कि यहाँ के जो घर हैं वो ईंटों में भी कैसे नक्काशीदार ईंटें, जैसे आज हम टाइल लगाते हैं तो टाइल अलग अलग डिफरेंट कलर डिजाइन के, तो उस समय देखो कितनी अच्छी व्यवस्था हुई होगी, उस समय इंजीनियरिंग कितनी खतरनाक हुई होगी। तो आज तो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। जो ईंटें मिल रखी हैं नक्काशीदार ईंटें हैं। अब देखो शल्य चिकित्सा के भी यहाँ पर साक्ष्य मिल रखे हैं भाई। एक लड़का है,
लड़के की खोपड़ी है, इस खोपड़ी में 6 छेद मिल रखे हैं। क्या मिल रखे हैं? 6 छेद मिल रखे हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय इसकी सर्जरी हुई होगी इसकी खोपड़ी की। ठीक है दोस्तों, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से मिल रखे हैं, तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखो। अब हम चलते हैं चन्हूदड़ों में, जो कि 5वां स्थल है। चन्हूदड़ो कहाँ पर है? सबसे पहले पाकिस्तान में, सिंध प्रांत और सिंधु नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी और एनजी मजूमदार भी नाम आ जाता है इनका, 1925। महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लो यहाँ से। साक्ष्य में मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिल रखे हैं? तो मन के बनाने के कारखाने चन्हूदड़ों से मिल रखे हैं। चन्हूदड़ों में सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिल रखे हैं, जैसे काजल मिल रखा है, यहाँ से इत्र मिल रखा है, कंघा, लिपस्टिक, ये जो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य हैं वो चन्हूदड़ों से मिल रखे हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने 2 बॉक्स बना रखे हैं, एक है पूर्वी टीला, एक है पश्चिमी। इनमें कोई भी रक्षा प्राचीर आपको नहीं दिख रही है, तो आपसे यही भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल है जो कि किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा है, तो ये है चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो छोटा सा था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है, और गुजरात में खादिर द्वीप में है। कहाँ पर है? खादिर द्वीप में है। लूनी नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। हमने लूनी नदी पढ़ी थी ना यार, याद करो, हमने गुजरात के वहाँ पर पढ़ी थी लूनी नदी, साबरमती से निकलती है जो। तो इस प्रकार से आपने भूगोल में पढ़ा ही होगा लूनी नदी। अगर आपने भूगोल की क्लास नहीं देखी तो जाके देख लो यार, 1 घंटे 5 मिनट की क्लास थी भारत की नदियों की। नदियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जेपी जोशी और आरएस बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1990 और 1967-68, आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसका जो चित्र बना रखा है मैंने, क्या बना रखा है देखो। एक है पूर्वी टीला, ये तो हमने अभी तक देखते आए हैं। एक है पश्चिमी टीला, यहाँ पर पुरोहित लोग रहते हैं, यहाँ पर आम जनता रहती है। लेकिन इनके बीच में एक मध्यम प्रकार का टीला भी है। देखो यहाँ पर मध्यम टीला है, और इन पश्चिमी टीला और मध्यम टीले के बीच में एक गोल आकार क्या है? स्टेडियम है। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिल रखे हैं आपको पूछा जाएगा, तो आप कहोगे धौलावीरा से। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, और धौलावीरा को आप इंपॉर्टेंट कर लो। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों करना है इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में धौलावीरा से क्वेश्चन आ सकते हैं। जल प्रबंधन की उच्च कोटि थी यहाँ पर। आज हम देखते हैं अपने घरों के बाहर से कि नालियाँ निकाली गई हैं, सीवेज लाइन निकाली गई हैं, और ये जो व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता में, धौलावीरा में बहुत उच्च कोटि की जल प्रबंधन प्रणाली थी। उस समय यहाँ के हर घर के बाहर से नालियाँ निकलती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की जो नगर नियोजन है वो कितना अच्छा रहा होगा। देखो मैंने क्यों कहा कि ये इम्पोर्टेंट है धौलावीरा। इसको अभी 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है भारत का। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था ना यार, विश्व धरोहर सूची पढ़ी थी। कल की वीडियो में जो हमने विविध का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस कर रखी है। चलिए करते हैं फिर आगे को बढ़ते हैं। आप लोगों को कैसी क्लास लग रही है आप बताया करें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, और आप कमेंट करके ये भी बताना कि आपको पीडीएफ में ज़्यादा सही है या फिर बोर्ड में ज़्यादा समझाना सही रहेगा। इस वीडियो में कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो से वही मेथड आपको कराऊंगा। बनवाली है जो कि 7वां है, जो कि हरियाणा के हिसार ज़िले में है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार ज़िले में है। सरस्वती नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। 1974 में आरएस बिष्ट के द्वारा बनवाली की खोज की गई थी। ये क्यों प्रसिद्ध है? मिट्टी के हल के लिए। यहाँ पर मिट्टी के हल के साक्ष्य मिल रखे हैं, और अच्छी किस्म के जौ। अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मिट्टी के हल के साक्ष्य बहुत बार पूछा गया है, तो आप इम्पोर्टेंट इनको कर लेना। तो इस प्रकार हमारे ये हो जाते हैं नगरों की संख्या जिनको दी गई थी। जो महत्वपूर्ण नगर थे 7 नगर, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब अन्य स्थल थे जो कि और भी थे, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि रोपड़ है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। इसका आधुनिक नाम, इसका नया नाम क्या है? रूपनगर है, और ये सतलज नदी के किनारे है। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है इसका आधुनिक नाम, तो रूपनगर आपको ध्यान में रखना है। नदी भी आपसे पूछ ली जाती है रोपड़ या फिर रूपनगर की, तो ये है सतलज नदी। और यहाँ से साक्ष्य भी पूछ लिया जाता है यार कि मानव के साथ कुत्ते दफना के साक्ष्य कहाँ से मिल रखे हैं, तो ये है पंजाब के रोपड़ में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरा
जो कि है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये जो है हरियाणा में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्थल है ये। राखीगढ़ी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्थल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। देखो अब मैंने कहा था कि किसी भी क्षेत्र के इतिहास को जानने के लिए हमको वहाँ का हर चीज़ देखनी पड़ती है। समाज को देखना पड़ता है, राजनीतिक चीज़ देखनी पड़ती है, धर्म देखना पड़ता है, समाज देखना पड़ता है। हमने नगर तो देख लिया, क्योंकि नगरों से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए हमने नगरों पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे कि इनकी सामाजिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति कौन कौन सी है? जैसे आज हमारे भारत में देखें तो अन्य प्रकार की बहुत प्रकार की जातियां हैं, बहुत प्रकार के धर्म हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो समाज है वो 4 प्रजातियों में बटा था। कौन कौन सी? अल्पाइन प्रजाति थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति थी, मंगोलॉइड प्रजाति थी और भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। लेकिन जो सर्वाधिक जनसंख्या थी वो किसकी थी? भूमध्य सागरीय जो जनजाति है उनकी सर्वाधिक यहाँ पर जनसंख्या थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब देखो महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति, जैसे आज हम वर्तमान में देखें तो महिला सशक्तिकरण की हम बातें करते रहते हैं, लेकिन ये उस समय की अगर हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति आज से कहीं ज़्यादा बेटर उस समय हुआ करती थी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि वहाँ पर महिलाओं की पूजा होती थी, मातृशक्ति की पूजा होती थी। अभी हम देखेंगे धार्मिक उसमें। और आज हम पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं, पितृ प्रधान, लेकिन उस समय क्या है? मातृ प्रधान और मातृसत्तात्मक समाज वहाँ पर हुआ करता था। तो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी उस समय थी। अभी हम यहाँ पर देखें, देखो समाज में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका खान पान, रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना एक ही समाज की स्थिति में ही आपको 40 मिनट लग जाएंगे। मैंने पूरे 50 मिनट में आपको ये पूरी वीडियो कंप्लीट कराने की कोशिश कर रखी है। तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करके लाता हूँ, आप लोग इसको शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि जो उत्तराखंड के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं घर बैठ के, जो मोटी मोटी फीस नहीं दे सकते, उनको इसका फ़ायदा मिले। दोस्तों देखो मैंने कहा अब धार्मिक पक्ष जैसे आज हम अलग अलग धर्म की बात करते हैं, उस समय भी धार्मिक पक्ष यहाँ पर था, धार्मिक स्थिति थी। ये देखो मातृ देवी की पूजा करते थे उस समय, पशुपति की पूजा करते थे। अभी हमने पशुपति की मूर्ति देखी थी तो उसी की ये पूजा करते थे। वृषभ पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे जो कि एक श्रृंगी था, एक सींग वाला था। ठीक है दोस्तों, ये तीनों की पूजा करते थे। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, वृषभ पूजा, पशुपति पूजा और मातृ देवी की पूजा। अब हम इनके आर्थिक जीवन भी देख लेते हैं कि इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। ये अपना जीवन का गुजारा कैसे करते थे? ये करते थे कृषि से, पशुपालन से और व्यापार से। लेकिन अगर सर्वाधिक मात्रा में अगर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ही उसमें ये सारे ऑप्शन आ गए, जैसे कृषि भी आ गया और ये भी आ गया, पशुपालन भी आ गया और व्यापार भी आ गया, तो आप किसको टिक करोगे? तो आप करोगे कृषि को टिक। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत से लोग फंस जाते हैं, तो आप लोग मत फंसना यार। देखो सबसे पहले हम कृषि की बात करें तो चावल के साक्ष्य उस समय थे, और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिल रखे हैं? लोथल से। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिल रखे हैं? सेम एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है ये। धान की भूसी के साक्ष्य तो ये है रंगपुर से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से, अभी हमने देखा। मिट्टी के हल बनवाली से, और जौ के साक्ष्य बनवाली से मिल रखे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इनकी जो कृषि है ये इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती थी। उसी प्रकार अगर हम बात करें पशुपालन की, देखो पशुपालन में क्या क्या है? पशुपालन में सारी चीज़ें यहाँ पर थी, गाय, भैंस, घोड़ा वगैरह। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनको किस पशु का ज्ञान नहीं था उस समय, इनको किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी। तो सिंह की जानकारी नहीं थी भाई। ठीक है,
सिंह की जानकारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इनकी जो मुद्राएं हैं, इनके जो मुहर है, उनमें कभी कहीं पर भी सिंह का अंकन नहीं किया गया है। बाकी अन्य जो गैंडा, हाथी, घोड़ा है, गाय है, बैल है, इनके साक्ष्य मिल रखे हैं, लेकिन सिंह की जानकारी नहीं मिल रखी है। प्रमुख पशु आपसे पूछ दिया जाएगा तो एक सींग वाला बैल है, एक श्रृंगी वृषभ भी आपसे कहा जा सकता है। या तो एक सींग बैल कह देगा या फिर एक श्रृंगी वृषभ। घोड़े के कंकाल कहाँ से मिल रखे हैं, घोड़े के जबड़े के साक्ष्य कहाँ से मिल रखे हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह है सुरकोतड़ा से। कहाँ से है भाई? सुरकोतड़ा से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत ही कम समय में, लगभग 50 मिनट में हमने इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। तो कैसी लगी वीडियो? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दो। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।